हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा के आगे का अंश पढ़ेंगे और उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो आपने जैसा कि जाना कि पाठ जो है एक व्यंग कथा है। व्यंग के रूप में लेखक ने लिखा है कि किस तरह से बस जो कि एकदम टूटी फूटी अवस्था में थी, उस बस को भी लेकर यात्री ढोने का कार्य कर रहा है बस का मालिक। और बड़े शान से और गर्व से वो बस की हालत पे उसे चिंता नहीं है, लेकिन वो बल्कि वो बड़े शान से ये बता रहा है कि बस चलती है और बहुत अच्छे से चलती है। तो लेखक और लेखक के जो साथी हैं वे पहले तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों के कहने पर वे बस से यात्रा करना शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर के बाद चलने के थोड़ी दूर ही चलती है, ऐसा लगता है कि बस जो है असहयोग, उसका हर पुर्जा जो है आपस में असहयोग आंदोलन कर रहा है, यानी कि किसी पुर्जे का किसी पुर्जे से कोई तारतम्य नहीं था, कोई सामंजस्य नहीं था। और थोड़ी दूर चलने के बाद बस जो है रुक जाती है। पता चलता है कि बस के इंजन में छेद हो गई है। तो ड्राइवर जो है बाल्टी में पेट्रोल लेकर पाइप से उसमें इंजन में पेट्रोल डालने का कार्य करता है। इस तरह से बस चलती है। थोड़ी देर बाद बस जो है थोड़ी रफ्तार पकड़ती है। तो इसी बीच लेखक को ऐसा लगता है कि इसमें जो जितनी सारी उसकी खिड़कियां थी, उसके शीशे भी टूटे फूटे थे। लेखक को डर लगता है कि कहीं बाकी बसी जो खिड़कियां हैं जिसमें थोड़े बहुत शीशे हैं वो गिरे और कहीं वे घायल ना हो जाए। इस तरह से डरते हुए लेखक चलते हैं। और बस की उसे लगता है कहीं बस की स्टीयरिंग ब्रेक न फेल हो जाए, स्टीयरिंग न टूट जाए और इस तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। राह चलते चलते उसे डर लगता है, जैसे उसे हर पेड़ जो है दुश्मन की तरह लगते हैं। जैसा लगता है कि कहीं बस जा कर के उसमें न टकरा जाए। तो इस तरह से रास्ते में जो सुंदर दृश्य है, उस दृश्य का आनंद लेखक नहीं ले पाता है और डरते हुए वो आगे बढ़ता है। अब हम लोग आगे का अंश पढ़ेंगे कि लेखक आगे क्या अनुभव करते हैं। एकाएक बस रुकती है और फिर लेखक आगे का अंश बताते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। कहते हैं, एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से बस की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि एकाएक फिर बस रुकी। बस जो है रुक जाती है, अचानक बस रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। ड्राइवर ने उसको चलाने की के कई उपाय किए। तरकीब यानी उपाय। ड्राइवर ने उसे चलाने के कई उपाय किए, परंतु बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जैसे विनय पूर्वक अवज्ञा किया जाए, काम न किया जाए। इस जैसे कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि जो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे और विनय पूर्वक बिना लड़ाई झगड़े के उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। उसी तरह ऐसा लग रहा था कि बस जो है विनय पूर्वक चलने से मना कर रही है, बस नहीं चल रही है।
यहाँ पे बस का मानवीकरण किया गया है। फिर कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, लेकिन इतना होने के बावजूद जो कंपनी के हिस्सेदार थे, हिस्सेदार यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं, वो मालिक में कुछ हिस्सेदार यानी कि कुछ उनका भी हिस्सा होता है, मालिकाना हक होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति उस बस में जा रहे थे, हिस्सेदार, वे कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, माने बस की हालत तो बहुत अच्छी है। उन्हें पूरी तरह से अपने बस पे गर्व था और कह रहे हैं बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और बस का रुक जाना उन्होंने महज इत्तेफाक माना। इत्तेफाक यानी कि संयोग। कह रहे ये तो संयोग की बात है कि बस रुक गई, बस की हालत ख़राब नहीं है, बस एकदम पूरी तरह से ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लेखक उस बस की दशा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्षीण चांदनी में, क्षीण माने कमज़ोर, का चांद की जो चांदनी थी यानी चंद्रमा की जो रोशनी थी, बड़ी हल्की हल्की थी, और उस हल्की रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस को किया था, बस को खड़ी कर दिया था। तो उस रोशनी में बस की हालत बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय यानी कि बहुत बुरी लग रही थी, बहुत ख़राब लग रही थी। लग रहा था कि बस बहुत जर्जर है, बहुत बुरे हाल में है बस। क्षीण लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। लेखक ने यहाँ पे बस का मानवीकरण किया है और कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बस जो है बस ना हो बल्कि कोई वृद्धा हो, वृद्धा यानी कि बूढ़ी महिला हो, और जो है बड़ी थक गई है और थक करके वह उसी के पेड़ की छाया में बैठ गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बस को देखकर। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का मतलब होता है अंदर से जो अपने ऊपर जो घृणा होती है उसको कहते हैं ग्लानि, माने कि अफसोस होना। हम खुद को जब तिरस्कार करते हैं उसको जो है कहते हैं ग्लानि। बड़ी ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक को लग रहा है कि बेचारी इतनी बुरी हालत में है और वो अपना ही बोझ नहीं संभाल पाती, उस पर से हम सभी उस पर लदकर चले आ रहे हैं, यानी कि उस पर हम सभी ने अपना बोझ लाद दिया है और उसके बावजूद वह चली आ रही है। और यही कारण है कि वह अब चल नहीं पा रही है, इसीलिए उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया है, यानी विनय पूर्वक वह न चलने के लिए कह रही है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी प्राण का अंत यानी मर जाना, प्राणांत यानी कि प्राण का अंत यानी कि मर जाना, कि अगर इसका यहीं पे प्राणांत हो गया, यानी यहाँ पे आपको बताया मैंने ना कि बस का मानवीकरण कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि यदि बस की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा इस बियावान में। बियावान यानी कि जंगल, बियावान यानी कि जंगल। तो इस बियाबान में ही हमको इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि किसे कहते हैं? अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। मर जाने के बाद जो दाह संस्कार आदि कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं अंत्येष्टि। तो कह रहे हैं कि अगर बस यहीं पे मर जाए, यानी बस का प्राणांत हो जाए, बस की इतनी दयनीय स्थिति है, यदि ये यहाँ पे समाप्त हो जाए तो इस जंगल में ही हम सभी को इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, ऐसा लेखक कह रहा है बस की दयनीय हालत को देखकर। बस इतनी जर्जर थी, इतनी बूढ़ी थी, इतनी जर्जर माने इतनी टूटी फूटी थी कि उसकी हालत देखकर लेखक को ऐसा लगता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब कह रहे हैं कि जो हिस्सेदार थे, यानी कि जो जिनके पास थोड़ा सा मालिकाना कुछ हक था बस का, बस की जो कंपनी थी, जिस कंपनी की बस थी, उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इस बस में यात्रा कर रहे थे।
तो उन्होंने इंजन को खोला और इंजन खोलने के बाद उन्होंने बस में थोड़ा बहुत सुधार कार्य किया, उस इंजन में थोड़ा सुधार कार्य किया तो बस थोड़ी सी आगे चली। परंतु अब की बार बस की जो गति थी वो बहुत ही कम हो गई, बस की जो चाल थी वो बहुत ही कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे धीरे धीरे उस वृद्धा यानी कि वो जो बूढ़ी महिला है यानी बस की आंखों की ज्योति जाने लगी। माने उसकी जो रोशनी है, उसके आंखों की रोशनी यानी जो आगे जो लाइट लगी रहती है, जो बल्ब लगा रहता है, वो उसकी रोशनी कम होने लगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृद्धा की आंखों की रोशनी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चांदनी में चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें वह धीरे धीरे रास्ते को टटोल टटोल कर आगे धीरे धीरे चल रही है, रेंग रही है, चल नहीं रही है बल्कि रेंग रही है। माने उसकी गति इतनी कम थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो है रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखती थी तो वह एकदम से रुक जाती थी। आगे या पीछे से कहीं से कोई गाड़ी आती अगर उसे दिखे तो वह एकदम से रुक जाती थी और रुक करके ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कह रही है कि वह उससे कह रही है कि तुम निकल जाओ बेटी, यानी कि तुम आगे चली जाओ। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि ऐसा लगता है कि वह कह रही है कि अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि मैं किसी से आगे निकल कर जाऊंगी। यानी कि बस इतनी धीमी गति से चल रही थी और आगे पीछे की आगे पीछे की कोई सवारी आए तो वह एकदम से रुक जा रही थी और उसे रास्ता दे रही थी और कह रही थी कि अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही कि मैं दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ना बस का किस तरह से एक वृद्ध महिला के रूप में मानवीकरण कर दिया गया है। आगे ये कह रहे हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। अब ये बता रहे हैं कि एक पुलिया पर पहुँचे ही थे। पुलिया वो जो कोई नाला होता है उसके ऊपर जो छोटा सा पुल बना होता है उसको कहते हैं पुलिया। तो पुलिया पर कोई एक पुलिया रास्ते में पड़ी थी, उस पुलिया पर जैसे पहुँचे ही थे कि उसका एक टायर फिश करके बैठ गया। यानी कि वो टायर भी उसकी हवा निकल गई, बस के टायर की हवा निकल गई, फिश करके बैठ गया। यानी कि उसकी हवा निकल गई और वह एकदम से थम गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और जैसे ही हवा निकली वैसे ही वह बहुत ज़ोर से उसमें एक कंपन हुआ बस में और वह एकदम से रुक गई। बहुत ज़ोर से हिलकर रुक गई यानी उसमें एक बहुत ज़ोर सा कंपन हुआ और होकर के वह बस एकदम से रुक गई। अब स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाते। ये बता रहे हैं कि अगर बस स्पीड में होती यानी उसकी गति तेज होती तो निश्चित रूप से बस उछलकर उसी नाले में गिर जाती जिसकी की पुलिया पर इसका टायर खराब हो गया था। जिस नाले की पुलिया पर इसका टायर खराब हुआ था, अगर बस स्पीड में रहती यानी गति इसकी तेज होती, हाँ, तो बस निश्चित रूप से उसी नाले में गिर जाती। आगे बताते हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भरी निगाह से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो बस के हिस्सेदार उसमें बैठे हुए थे उनकी तरफ पहली बार मैंने श्रद्धा भरी निगाह से देखा।
यानी उनके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा जग गई कि ये बस की हालत जानते हैं, टायरों की हालत जानते हैं कि इसकी क्या हालत है, परंतु इतना होने के बाद भी वो उस पर विश्वास करते हैं और उसी पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, उसी पे सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करना यानी कि यात्रा करना, मतलब उनका एक तरह से ये व्यंग है। व्यंग के रूप में उन्होंने कहा है कि हिस्सेदार जो कि जानते हैं अच्छी तरह से कि इस बस में उतनी ताकत नहीं कि ये ले जा सके, और इसके जानने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, इसी पे यात्रा कर रहे हैं। इतना इनको इस बस के ऊपर विश्वास था। फिर भी जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पे लेना एक मुहावरा है। जान हथेली पे लेना एक मुहावरा है, यानी खतरों से खेलना, खतरों को मोल लेना, जान हथेली पे लेना का अर्थ है। तो अपने आप खुद जानते हुए कि इस यात्रा में खतरा है, फिर इस बस से यात्रा करने में खतरा है, फिर भी वे खतरे को मोल लेते हैं और खतरे को मोल लेकर के इस बस से यात्रा कर रहे हैं। ये सोच करके लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति एक श्रद्धा का भाव आ गया। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। उत्सर्ग का क्या अर्थ होता है? उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। कह रहे हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ माने कठिन है, बहुत कठिनाई से ऐसी भावना मिलती है देखने को। उत्सर्ग जो त्याग की जो ये भावना इनके अंदर है, अपने जान की भी परवाह न करने की जो का इन्होंने अपना त्याग किया है, और ये भावना जो इनके अंदर है वो देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कठिन है इसका इस तरह के उदाहरण मिल पाना। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अपने मन में लेखक ने सोचा कि इस व्यक्ति के मन में जो त्याग और बलिदान की भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका सही उपयोग यहाँ पे नहीं, मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़े त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है कि इसने जाना कि ये बस खतरनाक है, इस पे यात्रा करना खतरनाक है, जान भी जा सकती है, फिर भी जान को जोखिम में डाल कर ये इस बस से यात्रा कर रहा है। तो इस प्रकार के जो त्याग की भावना है उसका उदाहरण मिल पाना कठिन है। ऐसा सोच के लेखक जो है श्रद्धा से भर जाता है, श्रद्धा से उसका मन भर जाता है। कह रहा है कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये व्यक्ति जो इतना त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत है, इसे किसी ऐसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर वो गुण है जो किसी क्रांतिकारी नेता के अंदर होते हैं। तो इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक अद्भुत त्याग और बलिदान के दर्शन होते हैं इसके चरित्र में। आगे ये बताते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर ये बस नाले में पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि लेखक कल्पना कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती, मान लीजिए अगर बस इस स्पीड में रहती और नाले में गिर जाती तो हम सब जो है मर जाते, और हमारे मरने के बाद देवता बाएं पसारे उस त्याग भरे व्यक्ति का इंतज़ार करते, प्रतीक्षा करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पे देखिए व्यंग, उनकी बातों में व्यंग की झलक मिलती है। कहते हैं कि हम सब मर जाते
और देवता जो है बाहें पसारे उस व्यक्ति की का स्वागत करते और कहते कि वह महान व्यक्ति आ रहा है, जिस व्यक्ति ने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए और परंतु एक टायर नहीं खरीदा। इस तरह की महानता इसके व्यक्ति के अंदर है। अब आगे का अंश, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अभी भी बस पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, रुकी नहीं है और उसको चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब कोई घिसी टायर उस बस के अंदर थी, तो उस घिसी हुई टायर को लगा करके बस को फिर चलाया गया। बस को फिर चलने के लिए तैयार किया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यह इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक ये बताते हैं कि वे जो है दूसरी घिसी बस को लेकर के दूसरी घिसी टायर को लेकर के, घिसा हुआ टायर लेकर के बस को चलाने के लिए वो तैयार करते हैं। बस चल पड़ती है और अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब कि अब लेखक कह रहे हैं कि हम जैसे वक्त पे वहाँ से पन्ना से सतना से जबलपुर उन्हें जाना था, तो कह रहे हैं कि बस की जो ये हालत थी, इस हालत के कारण अब हम लोगों ने समय से पन्ना पहुँचने की जो बात थी उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। कि अब कह रहे हैं कि पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कह रहे हैं कि पन्ना ही क्यों, कहीं भी किसी भी जगह पे पहुंचने की उम्मीद लेखक कह रहे हैं कि हम सभी ने छोड़ दी थी, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी, इतनी दयनीय दशा थी बस की कि पन्ना ही क्यों, वो हमारे बस में कहीं भी कुछ भी हो सकता था और इसीलिए वे कहीं भी पहुंचने की बात वो लोग, उसकी उम्मीद ही वो लोग त्याग चुके थे। लगातार त्याग चुके थे, लगातार जाना था, जिंदगी इसी बस में गुजरनी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगातार जो है हम चलते जाएंगे और हमारी ज़िंदगी ही इसी बस में गुजर जाएगी। यानी बस की एक तो रफ्तार नहीं थी, दूसरे जो है बस जगह जगह रुक जा रही थी, जगह जगह उसके एक एक पुर्जे जो है काम करना बंद कर दे रहे थे। तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय से कहीं भी नहीं पहुंच सकता है और बल्कि ये कहें कि यात्रा का जो परिणाम है वो कहीं और पहुंचा देगा, वो कहीं और, मतलब उसका परिणाम कुछ और होगा। इस तरह से वे जो है उन्हें लगता है कि बस में ही उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोक प्रयाण कर जाना होगा। और कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बस से सीधे उस लोक यानी कि मृत्यु के बाद जिस लोक में जाते हैं उस लोक को प्रस्थान करना होगा। प्रयाण करना यानी कि प्रस्थान करना, यानी कि इस बस की हालत जैसी थी उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें या तो इसी बस पे ज़िंदगी गुजारनी होगी और या तो इस बस से हम लोग जाएंगे तो हमको यहाँ से सीधे अपने उस लोक में ये बस पहुँचा देगी
जहाँ पे मृत्यु के बाद जाना होता है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और बस की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी दयनीय थी कि कह रहे हैं इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसका गंतव्य कोई नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचेगी। हमारी बेताबी, तनाव, बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो गए, हमारे तनाव खत्म हो गए। मतलब इतना सोच रहे थे, अब उनको लग रहा है कि उनकी बेताबी, उनकी बेचैनी जो उनके उद्देश्य था कि कहीं पहुंचने का, जो उन्होंने निर्धारित समय सोचा था, वह अब उनका समाप्त हो चुका था, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी कि कहीं भी पहुंचना संभव नहीं था। तो इसीलिए सब चिंता ये लोग त्याग चुके थे, और इसी कारण उनकी जो व्याकुलता थी, उनका जो तनाव था, वह ख़त्म हो गया था। क्योंकि बस को कहीं पहुंचना ही नहीं है, बस की इतनी हालत ख़राब है, तो इस कारण अब चिंता करके क्या होगा, ये सोच करके लेखक कह रहे हैं कि हमारी बेताबी वहीं ख़त्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान से यानी कि बड़े माने बिना किसी चिंता के, इत्मीनान से यानी कि बिना किसी चिंता के घर की तरह बैठ गए। हम बस में उसी तरह से बैठे जैसे लग रहा था कि हम घर में बैठे हैं, एकदम बिना चिंता मुक्त हो करके। क्योंकि जब इंसान की सारी आशा समाप्त हो जाती है, तब वो एकदम निश्चिंत हो जाता है, और कहीं उसकी आशा पूर्ण होने का कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद न दिखे, तो वह एकदम से निश्चिंत हो जाता है। तो लेखक भी कह रहे हैं कि हम सभी एकदम निश्चिंत हो गए थे और बड़े इत्मीनान से बस पे इस प्रकार बैठ गए जैसे लग रहा था कि हम घर पे बैठे हैं। चिंता जाती रही। अब उनकी जो समय पर पहुंचने की चिंता थी, वह अब समाप्त हो गई थी, क्योंकि रास्ते में जहाँ तहाँ बस रुक जा रही है, कहीं भी वो कहीं उसका कुछ अंग टूट जा मतलब ख़राब हो जा रहा है, कोई पुर्जा उसका ख़राब हो जा रहा है। इस तरह की हालत में अब वे कितनी चिंता करेंगे कि वे समय से पहुंच जाएं। तो इसीलिए चिंता करना उन लोगों ने छोड़ दिया था। हंसी मजाक चालू रहा, और इस प्रकार जब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे वे पहुंचने के लिए, और बस की हालत के कारण समय बीतता जा रहा था, तो इन लोगों ने चिंता छोड़ दी, और ऐसा घर की तरह बैठकर मानो हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जब ज़्यादा चिंता हो जाती है इंसान को, तो उसकी चिंता वास्तव में उसे मतलब उसकी जब चिंता हो जाए और कोई भी कार्य पूर्ण होने की उम्मीद न रहे, तो इंसान उस उम्मीद को त्याग देता है और चिंता करना भी छोड़ देता है। तो इसी तरह से लेखक ने भी बस की हालत को देखकर ये सोचना ही बंद कर दिया था कि वह कहीं पहुंचेगा, उसका गंतव्य कहाँ है और उसको समय पे पहुंचना है। ये सारी बातें जो बस पे चढ़ने के पहले उसने योजना बनाई थी उसके मित्रों ने, और उसने वे सारी जो चिंताएं थी, सारी जो उसकी योजनाएं थी, वे एकदम से समाप्त हो गई, क्योंकि अब कोई भी निश्चितता नहीं थी कि वह कब और कहाँ और कैसे पहुँचेगा। इस तरह से ये पाठ जो है एकदम जो प्राइवेट बस होती है, बस की जो दशा होती है, उस दशा का वर्णन करती है, और साथ ही उसके बस के मालिकों का वर्णन करती है कि वे न तो उन्हें किसी उसके सवारी के जान की परवाह है, ना उसके माल की परवाह है, और वे केवल अपना पैसा कमाना ही जानते हैं। इस तरह से आपने पढ़ी ये कहानी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपने एक व्यंग कथा पढ़ी है जिसमें लेखक ने एक स्वार्थी किस्म के बस के हिस्सेदार के बारे में जाना है कि बस किस प्रकार से बुरे हालत में थी, लेकिन उसका पुर्जा टूटा हुआ था। एक एक अंग, एक एक पुर्जा जो है एक दूसरे से असहयोग का भाव
बरत रहे थे, यानी किसी पुर्जे से किसी पुर्जे का कोई भी सहयोग नहीं था, तारतम्य नहीं था। और अंदर बस जो है इतनी बुरी हालत में थी कि उसके चलते ही उसके इंजन में छेद हो जाती है, और पानी और पेट्रोल जो है पाइप से डाला जाता है। इतना बुरे हालत में रहने के बावजूद कंपनी का जो हिस्सेदार है वह बड़े विश्वास के साथ कहता है कि बस चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी, और न तो उसे किसी उसके सवारी के जान की परवाह है, न तो उसके सामान की परवाह है, न तो उसके समय की परवाह है, कि मतलब हर सवारी का एक गंतव्य है, उद्देश्य है। इस सब की चिंता उसे नहीं है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।